गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जनरेशन ऑफ इम्पल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप जो है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। जनरेशन ऑफ इम्पल्स में हम लोगों ने क्या देखा कि जो सेल्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या होती है, बाहर की तरफ प्लस चार्ज होती है, अंदर की तरफ माइनस चार्ज होती है। पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। रेस्टिंग स्टेज में होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। सोडियम चैनल्स पूरी तरह से इसमें क्लोज्ड होते हैं रेस्टिंग स्टेज में। और जैसे ही इस सेल्स को कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और जब सोडियम चैनल्स ओपन होगा तो क्या होगा, जब सोडियम्स अंदर से बाहर से अंदर आने लगते हैं, जब सोडियम बाहर से अंदर आएंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाता है और ऊपर की तरफ माइनस चार्ज। ठीक है, अब मेम्ब्रेन्स क्या हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि पोलराइज्ड कब थी, जब बाहर प्लस चार्ज था और अंदर माइनस चार्ज था। यहाँ पे जब ये स्टिमुलस रिसीव करती है थ्रेशोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं। तब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम अंदर से बाहर आने लगेंगे, बाहर से अंदर आने लगते हैं, तो अंदर सोडियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज होने लगते हैं और बाहर माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स क्या होता है, जनरेट हो गया। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इम्पल्स कैसे क्या होता है, यहाँ पे जनरेट हो गया। सेल्स क्या हो जाती है, डीपोलराइज हो जाती है। इम्पल्स जनरेट हो गया है तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे, +45 मिली वोल्ट। एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो गया है, इम्पल्स जनरेट हो गए हैं। अब पढ़ना है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ये जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुआ है इसको क्या करना है, आगे कंडक्ट कराना है, आगे बढ़ाना है इसको। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हो गया है, ये माइनस हो गया है, नीचे का प्लस हो गया है। ये जो पोजीशन है जहाँ पे स्टिमुलस रिसीव हुआ है और इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं, इसको हमको क्या करना है, आगे कंडक्ट करना है। आगे वाली मेम्ब्रेन में सेम पहले वाला पोजीशन है, बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। ठीक, यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ है, ये क्या करते हैं, अपने बगल वाले को अट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस वाला। ठीक है, जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो अगली पोजीशन में क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर गया तो यहाँ पे प्लस हो गया, और ये इसको अट्रैक्ट करके यहाँ पे माइनस हो गया। पहले वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाता है और ये वाला पोजीशन सेकंड पे चला जाएगा। इस तरह से जो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ था ये कहाँ चला गया, सेकेंड नंबर पे। आगे का सेम वही पोजीशन है। इस तरह से जो इम्पल्स होते हैं वो आगे अट्रैक्ट करके आगे कंडक्ट होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, अगली पोजीशन पे, फिर अगली पोजीशन पे। इस तरह से ये कंडक्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर जो सेल्स है, मेम्ब्रेन है, वो माइलिनेटेड है, माइलिन शीट की कवरिंग अगर उसमें प्रेजेंट है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन्स हो गई, ये माइलिन शीट, इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है माइलिन शीट। ठीक, ये माइलिन शीट है मेम्ब्रेन के ऊपर। तो जो चैनल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, हियर, यहाँ पे और यहाँ पे, बीच में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो जैसे कि यहाँ पे कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ, यहाँ से स्टिमुलस रिसीव हुआ तो क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और प्लस चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा और माइनस चार्ज बाहर की तरफ। ठीक है, ये स्टिमुलस रिसीव हुआ, ये आगे कंडक्ट कैसे होगा, वो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाएगा। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अगली पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, और ये जो यहाँ पे इम्पल्स जनरेट हुआ था ये पहुँच जाएगा नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर पे। तो ये जो इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुआ वो कहाँ चला गया, यहाँ पे। मतलब जो कंडक्ट हो रहा है इम्पल्स वो जंपिंग मैनर में हो रहा है, एक रैनवियर से जंप कर रहा है दूसरे रैनवियर पे।
दूसरे रेनवियर से जंप करेगा किस पे, तीसरे नोड्स ऑफ रेनवियर पे। यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत पास पास प्रेजेंट थे ना, एक दूसरे के बहुत पास पास प्रेजेंट थे। जो इम्पल्स था वो धीरे धीरे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे स्टेप में ऐसे जा रहा था। और यहाँ पे इम्पल्स कैसे जा रहा है, जंप करके जा रहा है, एक नोड्स ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर पे। तो इस तरह का जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, उसे सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। सॉल्टेटरी कंडक्शन। जो जंपिंग मैनर्स में इम्पल्स क्या होते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो वो सॉल्टेटरी कंडक्शन कहलाता है। और इसमें जो इम्पल्स होते हैं वो कई गुना ज़्यादा जल्दी होते हैं बिना माइलिनेटेड मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में। इसमें क्या धीरे धीरे मूव करते हैं ना, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में। और इसमें क्या होता है, जंप करके जाते हैं एक नोड से दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर पे, और दूसरे नोड्स ऑफ रेनवियर से तीसरे नोड्स ऑफ रेनवियर पे। तो इसमें जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। थर्ड है इसमें रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, इसमें हम लोग देखेंगे रीपोलराइजेशन में कि यहाँ पे क्या था, सेल्फ पोलराइज स्टेज में थी, -70 मिलीवोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। जैसे ही कोई स्टिमुलस रिसीव करती है तो क्या होता है, सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं और अंदर की तरफ प्लस चार्ज क्या होता है, बढ़ने लगता है। और एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, +45 मिलीवोल्ट। हम लोग इसको एक ग्राफ बना के समझते हैं। यहाँ पे -70, ये क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या है, रेस्टिंग स्टेज में है। और जैसे ही कोई इसको स्टिमुलस मिलता है तो क्या करती है, ये तुरंत किस पे पहुँच जाती है, -55 मिलीवोल्ट पे। जब स्टिमुलस इतना होगा कि वो -70 को -55 मिलीवोल्ट में चेंज कर दे, तभी एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुँच जाता है, +45 पे। ठीक है, +45 मिलीवोल्ट पे एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, +45 मिलीवोल्ट। यहाँ पे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन्स होती है, यहाँ पे हम लोग मेम्ब्रेन्स को देखेंगे। मेम्ब्रेन्स में क्या देखे थे हम लोग कि जब स्टिमुलस एब्जॉर्ब होता है तो जो प्लस चार्ज होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाते हैं और बाहर की तरफ माइनस चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही एक्शन पोटेंशियल 45 मिलीवोल्ट पे पहुँचता है तो पोटेशियम चैनल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम ज़्यादा कहाँ थे, नीचे की तरफ थे इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर की तरफ जाने लगते हैं, बाहर की तरफ। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल 45 मिलीवोल्ट पे पहुँचेगा, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जब पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो बाहर के जो अंदर के जो पोटेशियम आयंस थे वो बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे। और जब पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, फिर से जो सेल्स थी अपनी पोजीशन में आ जाएगी, बाहर की तरफ प्लस चार्ज हो जाएंगे और अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जो बाहर प्लस चार्ज के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल था रेस्टिंग स्टेज में, सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयन रिस्पॉन्सिबल है प्लस चार्ज के लिए। पोजीशन तो सेम वही है, बैलेंस वही बना हुआ है, आयनिक बैलेंस, बाहर प्लस और अंदर माइनस। लेकिन क्या है कि जो आयंस रिस्पॉन्सिबल है प्लस चार्ज के लिए वो कौन सा है, पोटेशियम आयंस। इससे यहाँ पे सेल्स को बोलते हैं रीपोलराइज्ड।
ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, रीपोलराइज हो जाती है, पहले के जैसे हो गई। लेकिन आयन जो पहले थे वो यहाँ पे नहीं है। आयन्स पहले यहाँ पे सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन यहाँ पे अभी पोटेशियम आयन रिस्पॉन्सिबल है प्लस चार्ज के लिए। तो ये कहलाता है रीपोलराइजेशन सेल्स का। जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे, ये रेस्टिंग स्टेज में है, बाहर प्लस चार्ज है, अंदर माइनस चार्ज है। जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है इसको, तो क्या होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, सोडियम चैनल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे, जिससे बाहर माइनस हो जाएगा और अंदर प्लस हो जाएगा। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल 45 मिलीवोल्ट तक पहुँचेगा, सोडियम चैनल्स पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होगा तो बाहर से पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर से पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं। तो फिर से बाहर की तरफ प्लस चार्ज हो जाता है और अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे सोडियम चैनल्स तो बंद हो चुके हैं ना, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल 45 पे पहुँचा है, सोडियम चैनल्स पूरी तरह बंद हो गए हैं। जो सोडियम्स आयंस अंदर आए थे वो अंदर के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम क्या करेंगे, बाहर जाने लगेंगे। तो फिर से यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा, जिसको सेल्स यहाँ पे क्या होती है, रीपोलराइज हो जाती है। रीपोलराइज मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको। लेकिन जो आयन है वो रिस्पॉन्सिबल, दूसरा आयंस रिस्पॉन्सिबल है प्लस चार्ज के लिए, पोटेशियम आयंस। पहले क्या था, सोडियम आयंस रिस्पॉन्सिबल था। फोर्थ स्टेप है इसका रिफैक्टरी पीरियड। फोर्थ स्टेप है रिफैक्टरी पीरियड। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि जो सेल्स है वो क्या है, रीपोलराइज्ड हो गई है। जब ये सेल रीपोलराइज्ड हो गई है, अब आयनिक बैलेंस क्या है, डिसबैलेंस हो गया है। जो आयन रिस्पॉन्सिबल था प्लस चार्ज के लिए वो यहाँ पे नहीं है, पोटेशियम आयंस की वजह से ये प्लस चार्ज है। तब यहाँ पे काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। जो हम लोग ने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन्स में क्या होते हैं, चैनल्स और पंप होते हैं। तो एक होता है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। जो आयनिक बैलेंस हमारे रेस्टिंग स्टेज में थे उन्हीं को मेंटेन करेगा। तो अंदर से जो अंदर सोडियम आयंस रह गए, अब तो सोडियम गेट क्लोज हो चुका है, तो सोडियम 3 सोडियम आयंस को बाइंड करेगा अंदर से और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को बाइंड करेगा, ठीक है। एटीपी, एक एटीपी खर्च होगी इसमें, एटीपी से एनर्जी लेगा और रोटेट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जब ये मुड़ जाएगा तो ये जो सोडियम्स के आयन थे, यहाँ पे 3 सोडियम आयंस बाइंड किया था, यहाँ पे 2 पोटेशियम आयंस को बाइंड किया था। जब ये मुड़ जाएगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएंगे और ये नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो सोडियम आयंस क्या होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे और पोटेशियम आयंस क्या होंगे, अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो मेम्ब्रेन है, रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन है, इसको दोबारा से क्या करता है, ये रेस्टिंग स्टेज में लाता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, फिर से इसके आयनिक बैलेंस को पहले जैसा बनाता है। तो सोडियम आयंस को बाइंड करेगा और बाहर ले जाएगा और पोटेशियम आयन को बाइंड करके क्या करता है, अंदर की तरफ लाता है। मतलब रेस्टिंग स्टेज में जो इनका बैलेंस बना हुआ था, आयनिक बैलेंस, उन्हीं बैलेंस को फिर से ये बनाने का काम करता है। तो ये जो टाइम होता है, हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो टाइम होता है इसका रीपोलराइज्ड, जो हम लोग पढ़े थे, रीपोलराइज्ड से दोबारा पोलराइज्ड स्टेज में आने तक का जो टाइम होता है वो कहलाता है रिफैक्टरी पीरियड। हम लोग ग्राफ को मिटा दिए, फिर से बनाते हैं। -70, -55 स्टिमुलस रिसीव करते हैं यहाँ पे, और एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक जाता है, +45 तक। सेल्स जब रीपोलराइज हो जाती है, दोबारा उसको पोलराइज्ड में लाने तक का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, रिफैक्टरी पीरियड। रिफैक्टरी पीरियड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट
और दूसरा होता है रिलेटिव। तो एक बार जो सेल रीपोलराइज्ड हो चुकी है तो दोबारा रीपोलराइज्ड में क्या है, बाहर प्लस चार्ज हो गया, अंदर माइनस चार्ज, लेकिन जो आयंस है यहाँ पे दूसरा आयन रिस्पॉन्सिबल है प्लस चार्ज के लिए, पोटेशियम आयन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं रीपोलराइजेशन में। तो रीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं और फिर से आयनिक बैलेंस को पहले जैसा बनाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में लाते हैं, पोलराइज्ड स्टेज में लाते हैं। तो वो जो टाइम होता है वो एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक स्टिमुलस यहाँ पे रिसीव हुआ, -70 मिली वोल्ट हम लोग पढ़ते रेस्टिंग स्टेज, ये मेम्ब्रेन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस जब एब्जॉर्ब हुआ यहाँ पे तो क्या करते हैं, तुरंत किस पे पहुँच जाता है, -55 मिली वोल्ट पे, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कहाँ तक पहुँचता है, +45 मिली वोल्ट तक। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचता है, सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स फिर बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं और फिर से सेल्स किस में आ जाती हैं, अपने पहले जैसी पोजीशन में, बाहर की तरफ प्लस चार्ज हो जाता है और अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिपोलराइजेशन में क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं और उसको फिर से आयनिक पोलराइज्ड स्टेज में लाते हैं। तो ये जो टाइम होता है रिपोलराइजेशन से पोलराइज्ड स्टेज में आने तक का टाइम, ये एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है। यहाँ पे रीपोलराइजेशन से दोबारा पोलराइज होने तक का जो टाइम होता है उसमें अगर सेल्स को दोबारा से स्टिमुलस दिया जाए तो उसको रिसीव नहीं करती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे और ज़्यादा सोडियम आयंस को बाहर की तरफ ले जाते हैं। जितना होना चाहिए बैलेंस में उससे कहीं ज़्यादा ये सोडियम आयंस को बाहर ले जाएंगे तो सेल्स क्या होती है, हाइपर पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है। ये -70 से -80 तक पहुँच जाता है, -80 तक पहुँच जाती है। ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में यहीं तक था ना, यहाँ तक पहुँचना था, लेकिन कभी कभी ये सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और मेम्ब्रेन को हाइपर पोलराइज्ड कर देते हैं। जब हाइपर पोलराइज्ड कर देते हैं, -80 तक ये जब पहुंच जाता है तो ये जो टाइम होता है हाइपर पोलराइज से दोबारा पोलराइज होने तक का टाइम, ये क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। इस रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर स्टिमुलस दिया जाए तो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं करती है, लेकिन स्टिमुलस अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा का दिया जाए तब जाके ये उसको रिसीव कर सकती है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें, जनरेशन ऑफ इम्पल्स का जनरेट होना, जिसमें कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, सोडियम चैनल्स अंदर की तरफ मूव करने लगते हैं और बाहर माइनस चार्ज होने लगता है। फिर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है, इम्पल्स जो होते हैं वो कंडक्ट होते हैं, रीपोलराइजेशन होता है। जो सेल्स होती है वहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जब 45 मिली वोल्ट पे पहुँचता है तो पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स जब ओपन होते हैं तो फिर से बाहर की तरफ प्लस चार्ज हो जाता है और अंदर की तरफ माइनस चार्ज हो जाता है। जब बाहर की तरफ प्लस चार्ज होगा और अंदर की तरफ माइनस चार्ज होगा तो सेल क्या होती है, वहाँ पे रीपोलराइज हो जाती है। लेकिन जो आयंस होते हैं प्लस चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल्स जो होते हैं रेस्टिंग स्टेज में सोडियम आयंस होता है, वहाँ पे पोटेशियम आयंस हो जाता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड है, रिफ्रैक्टरी पीरियड्स क्या होते हैं, जो रीपोलराइज से पोलराइज होने तक का जो टाइम होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, और जो हाइपर पोलराइज से पोलराइज होने तक का जो टाइम होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है।